यस। हेलो एस्पिरेंट्स। तो ज्योग्राफी ऑप्शनल की कंटिन्यूएशन वाली सीरीज़ में हमने पढ़ा हुआ था कि हमने प्रीवियस क्लास में मॉडल्स लॉज एंड थ्योरीज स्टार्ट की थी अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं उसी की कंटिन्यूएशन में। जैसे हमने जहाँ आंसर फर्स्ट छोड़ा था, हमें पढ़ना था कि क्रिटिकल इवैल्यूएशन ना। तो हम क्रिटिकल इवैल्यूएशन से स्टार्ट करते हैं। तो हमने पढ़ लिया था, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ हमने क्या पे पढ़ा था। हाँ, तो देखिए एस्पिरेंट्स, हमने पढ़ा था अ, हम्म, देखिए अब जूम करते हैं हम, ठीक है। देखिए हमने पढ़ा था डे वन में मॉडल थ्योरीज एंड लॉज इन ह्यूमन ज्योग्राफी अकॉर्डिंग टू सिलेबस, ठीक है। तो इसमें सिस्टम्स एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी के पीवाई क्यूज करे थे, जिसमें हमने समझा था कि सिस्टम्स एनालिसिस क्या होता है। फिर कॉन्सेप्ट, हमने कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम एनालिसिस इन ज्योग्राफी पढ़ा था। जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए होगा तो वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, लिंक उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसमें तो मैं डाल दूंगी। ये अभी रिकॉर्ड हो रहा है और इसके पहले वाले में शायद मैंने डाला हुआ है, तो उसमें आप देख लेंगे, तो हम पीडीएफ अपलोड कर देंगे। पर उसके पहले आप सबको बस इसके कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ओके, देन टाइप्स ऑफ सिस्टम्स इन ज्योग्राफी पढ़ना है। फिर ज्योग्राफर्स एंड थिंकर्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप एज इट इज़ इसको एग्जाम में यूज़ करेंगे। देन क्या करना है हमें, ये हमें एप्लीकेशंस ऑफ सिस्टम्स एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी हमने पढ़ लिया था। अब हमको पढ़ना था कि क्रिटिकल इवैल्यूएशन सिस्टम एनालिसिस का क्या क्या होता है, ठीक है। तो ये ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पीवाईक्यू सेशन में आ चुका है, पीवाईक्यू में, है ना। तो ईयर तो हमने बता दिया कि कब कब आया है, तो ठीक है, आप पीडीएफ में उसमें देख लीजिएगा। पर अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ऑप्शनल का सिलेबस छोटा सा नहीं है, ठीक है। तो हमने स्टार्ट किया था बच्चों क्रिटिकल इवैल्यूएशन में कि इसका हम कैसे समझेंगे। इसमें क्या होता है कि स्ट्रेंथ और वीकनेस बताना होता है, प्रोज कॉन्स बताना होता है। जैसे आप इसमें है ना, तो हम इसको समझेंगे कि सिस्टम्स एनालिसिस का क्या होगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे, आप आंसर राइटिंग करिए, आप लोग भी कॉपीज निकाल लीजिए, तो जो भी नोट्स जहाँ भी होंगे, ठीक है। तो अब इसके स्ट्रेंथ की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे प्रमोट्स, सिस्टम्स एनालिसिस प्रमोट्स होलिस्टिक एंड स्ट्रक्चरल एंड स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस। और लिमिटेशंस में लिखेंगे, इट में ओवर सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर्स। ओके, so first of all we need to write about what is the critical evaluation of system analysis। तो अगर आपको चाहिए, आपको रिक्वायरमेंट हो, तो आप ऐसे स्केल से मार्जिन कर लें, हम भी कर देते हैं, क्योंकि इसमें मार्जिन नहीं किया है, ये तो बस एक सिखाने के लिए वीडियो बना हुआ है। तो ठीक है, हमने इसका स्ट्रेंथ ले लिया और हमने इसकी वीकनेस ले ली, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या बोला, चलिए मैं लिखती हूँ, आप लोग भी लिखिए। ओके, तो जैसा कि फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेंथ, है ना। तो हमने यहाँ पे लिख दिया स्ट्रेंथ, THS, है ना। और यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, लिमिटेशंस। तो इसमें हम लिखेंगे पहला प्रमोट्स, या सिस्टम्स एनालिसिस तो रहेगा तो डायरेक्ट लिख देते हैं, इट प्रमोट्स होलिस्टिक एंड, देखिए बुकिश लैंग्वेज तो एग्जाम में यूज़ करना नहीं है, तो हमें एक अपना एक आंसर राइटिंग का फ्लो बनाना पड़ेगा अपना, है ना, अपना एक व्यू बताना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से हम अभी लिख रहे हैं, और आप लोग भी अपना आंसर लिख के मुझे सेंड करिएगा, ठीक है। तो प्रमोट्स होलिस्टिक एंड क्या बोला था मैंने, स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस, स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस, ठीक है। में ओवर सिंप्लीफाई, लिमिटेशन यही है, इसकी कमी है ये, ठीक है। जो भी हिंदी मीडियम के भी एस्पिरेंट्स अगर होंगे तो, और चाहते हैं, है ना, तो दोनों के लिए ये हेल्पफुल होगा। जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि यहाँ क्या, यहाँ पे ये नहीं, ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही, ठीक है बच्चों। तो ठीक है, आई होप कि क्लियर होगा। ओवर सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर्स, कॉम्प्लेक्स ह्यूमन
इसमें प्रेजेंटेशन का बहुत ध्यान देना होता है। तो ठीक है, हमने ओवर सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर। सेकेंड लिखेंगे, इट इनेबल्स मॉडलिंग, prediction and simulation techniques, और इसमें लिखेंगे इट एज्यूम्स, ये सेकेंड पॉइंट था, एज्यूम्स इक्विलिब्रियम, may not account for sudden disruptions। ओके, ये हमारा सेकेंड पॉइंट हो गया। देन लिखेंगे इट सिस्टम्स एनालिसिस यूजफुल फॉर प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। फिर भी डाउट क्लियर नहीं हो रहा है तो फिर हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें इवोल्यूशन ऑफ जियोग्राफिकल थॉट्स और है ना, तो उसमें अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ेंगे, है ना। तो उसमें माजिद हुसैन की भी पढ़ेंगे, सविंदर सिंह की भी पढ़ेंगे, और ये आर डी दीक्षित है, और है ना, और अगर ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन की जो बुक आती हैं उसमें भी अगर होगा तो अपन देख लेंगे, है ना, जैसा भी है। तो है तो सबका ही कंबाइंड फॉर्म हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ठीक है, आप लोग भी अपनी बुक खरीद के और इस तरह से पढ़ते रहिएगा, और एक एटलस अच्छा सा ले लीजिएगा। वैसे हम सीरीज़ चला रहे हैं, शॉर्ट्स में मैपिंग का ही सीरीज़ चल रहा है, तो आप लोग शॉर्ट्स देखना ना भूलें। ठीक है, यूजफुल फॉर प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। देन लिखेंगे यहाँ पे कि इट डिफ़िकल्ट टू क्वान्टिफाई सब्जेक्टिव एंड qualitative variables means your perception। okay, एग्जाम्पल परसेप्शन आप लिखते हैं, परसेप्शन यहाँ पे लिखते हैं। ओके, प्लीज ट्राई टू मेंटेन द डिग्निटी ऑफ आंसर राइटिंग, सो अकॉर्डिंगली आई चेंज दिस पेज। ओके, ओके, ये 3 points are there and 4 points, fourth is last point, so I try to complete this table here, okay, with good presentation. Okay, then systems analysis encourages interdisciplinarity, and here we write risk of excessive abstraction and I hope all things are clear. Abstraction and टेक्नोसेंट्रिज्म, ये की वर्ड्स है बच्चों। अगर आपको समझ में आता है तो अच्छी बात है, आप मुझे लिख के बताइएगा, अदरवाइज हम जब समझाएंगे ना तब इसको क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग फॉलो करते रहिएगा और वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिएगा, ठीक है। तो इतना हमारा क्रिटिकल एनालिसिस इवैल्यूएशन हो गया। इवैल्यूएशन मतलब हम आउटकम निकालने की कोशिश करते हैं कि अच्छा सिस्टम एनालिसिस है क्या। तो एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है तो फिर उस टाइम पे पॉइंट्स नहीं याद आते, तो इसलिए ये यहाँ पे क्लैरिटी हो गई। आप अपने भी पॉइंट्स बना के आपका जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है वो भी आप परसेप्शन लिख सकते हैं, पर ब्यूरोक्रेटिक पर्सपेक्टिव इसमें देखा जाता है, तो बैलेंस्ड आंसर लिखना होता है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी आ सकता है और कंबाइंड भी आ सकता है। तो इस तरह से ये क्लियर हो गया हमारा। अब हम कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस में आएंगे कि सिस्टम्स एनालिसिस का कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में क्या यूज़ है। तो उसके लिए हम एक नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, ठीक है। तो हम हेडिंग डालेंगे यहाँ पे कंटेम्प्रेरी
ठीक है, आपको ये क्वेश्चंस लिखने चाहिए बस। तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल दें कंटेम्पोरेरी रिलेवेंस, है ना। कंटेम्पोरेरी रिलेवेंस। ओके ओके। सो कंटेम्पोरेरी रिलेवेंस में सबसे पहले हम लिख लेंगे, यहाँ पे पॉइंट ऐसे डाल दीजिएगा आप लोग, लिखेंगे सिस्टम्स एनालिसिस इज सेंट्रल टू सस्टेनेबिलिटी स्टडीज स्मार्ट सिटीज एंड, इसमें कुछ है नहीं, आई थिंक हम लिखते जा रहे हैं तो आपको समझते आता जा रहा होगा। एंड क्लाइमेट रेजिलियंस प्लानिंग, आप अपने से भी इसमें ऐड कर सकते हैं जो भी आपको ऐड करना है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा। अब हम सेकंड इसमें कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस में क्या लिख सकते हैं। कंटेम्प्रेरी मतलब आज के जो पर्सपेक्टिव में सिस्टम्स एनालिसिस में देखा जा रहा है तो वो क्या है, ठीक है। तो हम और सेकेंड पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि इट वाइडली यूज्ड इन GIS, है ना। GIS का फुल फॉर्म क्या होगा, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। एक बार लिखना ही पड़ेगा आपको, आपको पता है नहीं है, आप शॉर्टकट नहीं जा सकते, तो एक बार लिख के क्लियर हो। एंड रिमोट सेंसिंग सिंपल है, सेंसिंग, है ना। थ्रो स्पेशल स्पेशियल स्पेस, है ना, स्पेशियल कहते हैं, और टाइम को टेम्पोरल कहते हैं। डिसीजन मेकिंग या डिसीजन सपोर्ट, है ना, सिस्टम्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं इट फॉर्म्स द बेस ऑफ रीजनल प्लानिंग मॉडल्स लाइक इंडिया इंटीग्रेटेड वाटरशेड, है ना, वाटरशेड इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट एंड स्मार्ट विलेज मिशन। ओके, तो फाइनली वी कंक्लूजन हम यहाँ पे हेडिंग डाल दें, तो यहाँ पे ये हेडिंग है, ठीक है बच्चों, हेडिंग कंक्लूड, और कंक्लूजन भी लिख सकते हैं आप, है ना, तो हम कंक्लूड ही लिख सकते हैं। तो सिस्टम एनालिसिस हैज़ बीन पावरफुल टूल, आप ऐसे तो लिख सकते हैं पर लिखने में बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, तो लिखने के लिए आपको आंसर राइटिंग टेक्निक डेवलप करनी पड़ेगी, जो कि हम यहाँ पे ऑलरेडी करवा रहे हैं। तो आप अपने स्टूडेंट्स या जो फ्रेंड्स होंगे आप उसको भी शेयर कर दीजिएगा कि ऐसा कोई इनिशिएटिव स्टार्ट हो रहा है ना, ये कंटिन्यू रहेगी। सिस्टम एनालिसिस हैज़ बिन पावरफुल टूल इन मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी, allowing for integration modeling and
अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स स्पेशियल एंड सोशल फिनोमिना while it has, आप चाहे तो इसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं ना, जैसे जीआईएस है, रिमोट सेंसिंग है, और यहाँ पे रीजनल प्लानिंग मॉडल्स था, है ना। और क्या, ये भी कीवर्ड्स हैं बच्चों, इनको आपको नहीं भूलना है। और ये ऐसे स्मार्ट विलेज मिशन है, ठीक है, ठीक है। while it has limitations, मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी यूज़ किया है ना, इसको भी आप अलाउइंग फॉर ये कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस है। देन लिमिटेशंस इन कैप्चरिंग human subjectivity and cultural context. It remains a foundational framework. Most important line. Foundational framework. फाउंडेशनल फ्रेमवर्क, ठीक है, ये फुल स्टॉप नहीं है, कंटिन्यू है। इन प्लानिंग और मॉडलिंग एंड इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च इन ह्यूमन ज्योग्राफी। इसके लिए आपको अगर एक तो एनसीईआरटी में ये पार्ट तो नहीं दिया है, पर एनसीईआरटी सीरीज सबसे पहले, अगर आपको फाउंडेशनल से, मुझे याद आया फाउंडेशनल फ्रेमवर्क से याद आया कि सबसे पहले आप ज्योग्राफी को एनसीईआरटी से कंप्लीट करिए। ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 11 एंड 12 है ना, तो आप उससे कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद आप फर्दर एडवांस्ड बुक्स में आएंगे, जो कि बेसिक है, सविंदर सिंह और डीआर खुल्लर, और है ना, तो ये सब का। और सविंदर सिंह की एक फिजिकल ज्योग्राफी आती है और एक क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी, एक सेपरेट स्पेशल बुक्स आती हैं, जो कि बीए एमए के स्टूडेंट्स पढ़ा करते हैं और एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए भी पढ़ा करते हैं ना बच्चों। तो ये उनके लिए भी हेल्पफुल होगा, जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, है ना, किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, अगर वो ऑप्शनल एज अ ज्योग्राफी लेना चाहते हैं तो ये उनके लिए है इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो हमने इसको यहीं पे एंड कर दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन 5। देखिए बच्चों, यहाँ पे 5 तक हमने लिखा था ना, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने 5 को कंप्लीट कर लिया था, तो अब हम क्वेश्चन नंबर यहाँ से 6 लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 6 है हमारा। लिखिए, गिव सुटेबल एग्जाम्पल्स पेन नहीं चल रहा है पर हम बोलते जा रहे हैं। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ सिस्टम एनालिसिस इन
जियोग्राफिकल स्टडीज, इन जियोग्राफिकल स्टडीज, है ना। तो ऐसे ही जियोग्राफिकल स्टडीज़ कीवर्ड यूज़ करके आपको रीजनल सिंथेसिस में भी आएगा कि रीजनल सिंथेसिस इज़ द क्रक्स ऑफ जियोग्राफिकल स्टडीज़। तो इस तरह से आपको समझना है कि जियोग्राफिकल स्टडीज़ क्या है ना। तो 2014 में आया था ये 15 मार्क का, ठीक है बच्चों। आप देख लीजिएगा क्वेश्चन पेपर PDF से, ठीक है। तो इसको अब आंसर कैसे करेंगे? तो इसको आंसर करने के लिए हमें क्या करना होगा? हाँ, तो इसको आंसर करने के लिए हमें कैसे आंसर करना है कि हमें सबसे पहले गिव करना है सुटेबल एग्जांपल्स, ठीक है, जो कि डिस्क्राइब करता है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ सिस्टम्स एनालिसिस इन जियोग्राफिकल स्टडीज। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बता देंगे कि सिस्टम एनालिसिस क्या होता है ना, इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो लिखेंगे, आप लिखिए, system analysis is a scientific method of studying complex phenomena by treating them as interrelated and interacting components. In geography, it emerged strongly after the quantitative revolution of the 1950s, 1960s, then comma, helping scholars move from descriptive regionalism to integrated analytical and predictive frameworks. Okay, so first of all, you need to introduce in such a way. Okay, then you need to write about components. Okay, so components of system analysis in geography. So first of all you need to write about the first left side component, then you write description. Okay, so I write, okay, I start, right? So I start. System analysis is a scientific method of studying actually STU na studying complex phenomena by treating them as interrelated and interacting components. So in geography लिखा है ना कि इम्पोर्टेंस ऑफ सिस्टम एनालिसिस इन जियोग्राफिकल स्टडीज। तो कैसे आप बताएंगे कि इंटर रिलेटेड एंड इंटरएक्टिंग से कंपोनेंट्स इन जियोग्राफी it emerged strongly after the क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन, ये कीवर्ड है। जब हम बुक पढ़ाएंगे माजिद हुसैन से कंप्लीट करेंगे तो बताएंगे कि ये क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन हो गया, तो ये कब हुआ था ये भी लिखना पड़ेगा, ऑफ द या ब्रैकेट में लिख देंगे 1950s एंड 60s। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या मतलब है इसका, तो लिखेंगे हेल्पिंग स्कॉलर्स मूविंग फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव रीजनलिज्म to integrated analytical and predictive framework. ओके, देन हेडिंग डालेंगे आप कंपोनेंट्स
ऑफ सिस्टम्स एनालिसिस ऐसे ही है। इन ज्योग्राफी, इसमें लिखा है ना ज्योग्राफिकल स्टडीज, तो हम लिख के बताएंगे एग्जामिनर को कि हाँ इन ज्योग्राफी। बाकी ये तो सबको पता है कि ज्योग्राफी में ही होगा, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे एक लाइन, हमने क्या बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड पे कंपोनेंट लिख देंगे और फिर उसका डिस्क्रिप्शन लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम लिखेंगे स्टार्ट। क्या पढ़ा था हमने, पढ़ा था ना इनपुट, बता देते हैं हमें क्या चल। देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा था ना क्या थे कंपोनेंट इसके, इनपुट था, है ना, इनपुट प्रोसेस आउटपुट फीडबैक, तो यहीं पे लिख देंगे इसके कंपोनेंट फिर से, क्योंकि ये क्वेश्चन सेपरेट आएगा आपके पास ये क्वेश्चन जो आएगा ये सेपरेट क्वेश्चन आएगा। तो ठीक है, कंपोनेंट लिख दिया, इनपुट प्रोसेस आउटपुट और फीडबैक। तो यहाँ लिखेंगे तरीका वही रहेगा, बस थोड़ा सा इधर उधर कर देंगे ताकि ये सेम ना लगे, ठीक है। तो देखिए हम इसी से कंपेयर करके आपको लिखाते हैं, चलिए देखिए। देखिए जैसे इसमें बोला है कि इनपुट है ना, इनपुट में लिखा है एनर्जी इंफॉर्मेशन और मैटर एंटरिंग द सिस्टम। तो इसमें यहाँ पे अगर लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे इसमें, यहाँ पे भी ऐसे चेंज जैसे करना हो तो लिखेंगे एनर्जी मैटर इंफॉर्मेशन एंटरिंग द सिस्टम, एग्जाम्पल रेनफॉल इन वाटरशेड, माइग्रेशन इन अ सिटी, है ना। तो ऐसा आप लिख देंगे इस, है ना। इसमें भी मैंने एग्जाम्पल बताए थे शायद आपको, आप देख लीजिएगा प्रीवियस वीडियो, ठीक है। तो ठीक है, ज़्यादा तो नहीं, एक दो बात लिख के बता देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, एनर्जी मैटर, एनर्जी हो गई या कोई मैटर हो गया, आप है ना, यहाँ पे भी ऐसे एक लाइन खींच लीजिएगा, है ना। एनर्जी मैटर या कोई इंफॉर्मेशन हो एंटरिंग द सिस्टम, जैसे एग्जांपल है रेनफॉल, है ना। यहाँ पे आप लिखिएगा, यहाँ पे जगह कम पड़ रही है, यहाँ पे लिखेंगे रेनफॉल इन अ वाटरशेड्स, फिर कॉमा करके माइग्रेशन इन अ सिटी, फिर सेकेंड है प्रोसेस। प्रोसेस में यहाँ पे क्या लिखा था हम लोगों ने, दिख रहा है ना सबको, हाँ ठीक है। प्रोसेस में हमने लिखा था मैकेनिज्म दैट ट्रांसफॉर्म्स इनपुट, है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे प्रोसेस में, इंटरनल इंटरेक्शंस और ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे इनपुट है इंटरनल, ठीक है। एग्जाम्पल लिखेंगे यहाँ पे इरोजन, इकोनॉमिक, प्रोडक्शन, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्या बोला हमने अभी, इंटरनल प्रोसेस में इंटरनल इंटरेक्शंस और ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे आप एग्जाम्पल खुद लिखिए, इरोजन और क्या बताया था, इकोनॉमिक, प्रोडक्शन, ठीक है। आउटपुट में आप आइए, आउटपुट में यहाँ पे कैसे लिखा था, रिजल्ट होता है, ठीक है, या प्रोडक्ट ऑफ सिस्टम फंक्शनिंग। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, आउटपुट, जैसे लिखेंगे यही लिख देंगे, रिजल्ट और आउटकम्स और प्रोडक्ट्स, है ना, ऑफ सिस्टम फंक्शनिंग लिखा था, तो यहाँ पे आप सिस्टम ऑपरेशन लिख दीजिए, है ना। बस लैंग्वेज चेंज कर देना, बाकी रहेगा सब कुछ। तो हम अगर ना भी लिखें बोल दें तो यहाँ पे आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, क्योंकि फटाफट हमें कंप्लीट भी करते जाना है, ठीक है। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यहाँ पे इस लाइन में नहीं समझ में आया। तो ठीक है, आउटपुट में आएंगे तो लिखिए आप रिजल्ट्स, और यहाँ लिखेंगे रिजल्ट्स और आउटकम्स ऑफ सिस्टम ऑपरेशन, एग्जाम्पल रिवर,
डिस्चार्ज और कॉमा अर्बन स्प्रॉल। एग्जाम्पल लिखेंगे, इसका होगा आउटपुट का होगा रिवर डिस्चार्ज और अर्बन स्प्रॉल। फीडबैक में क्या होता है, फीडबैक की में जैसे सिस्टम एनालिसिस करते हैं वैसे तो फीडबैक पता है आपको, रिस्पॉन्स होता है ना, तो वही। तो ऐसे इसमें क्या बोला है कि सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म होता है दैट इन्फ्लुएंस सिस्टम स्टेबिलिटी। बस स्टेबिलिटी के लिए एक सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म होता है। जबकि हम फीडबैक में क्या लिखेंगे, फीडबैक की अगर बात होगी तो फीडबैक में हम क्या लिखेंगे, ठीक है, फीडबैक में यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे भी वही लिखेंगे, बस आप लिखिए हम बोलते हैं। पॉजिटिव और निगेटिव लूप्स, पॉजिटिव और निगेटिव लूप्स इन्फ्लुएंसिंग सिस्टम स्टेबिलिटी एंड चेंज। ठीक है, ठीक है, बस इतनी बात खत्म यहाँ पे। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें ज्योग्राफर्स एंड थिंकर्स को कैसे यूज़ करेंगे, सभी में आपको यूज़ करना है, तभी वो आंसर एक कंप्लीट ज्योग्राफिकल आंसर बनता है, नहीं तो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पे मार्क्स कैचिंग बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे लिखेंगे ज्योग्राफर्स एंड थिंकर्स, बस उसी तरह जैसे हमने अभी पहले फर्स्ट सेशन में, आप बार बार उसको देखिएगा तभी क्लियरेंस होगा। ज्योग्राफर्स एंड थिंकर्स, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे हम चलिए फिर से लिखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वही उसी तरह देखिए, जैसे स्टार्ट कैसे करें, यहाँ पे थिंकर और कंट्रीब्यूशन था, तो यहाँ पे भी हम उसी तरह से लिखेंगे। जैसे थिंकर और कंट्रीब्यूशन यहाँ पे भी डाल देंगे बच्चों, तो यहाँ पे डाल दिया, तो पहला यहाँ पे लिखेंगे रिचर्ड चोरले, वो सेम रहेगा। रिचर्ड चोरले जैसे यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे भी वही लिखा रहेगा, इसलिए हम दोबारा नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे इसी तरह एज इट इज, ठीक है, एज इट इज लिखेंगे रिचर्ड चोरले। यहाँ पे फिर लिखेंगे प्रमोटेड सिस्टम्स थ्योरी इन ज्योग्राफी फोकस्ड ऑन सिस्टम्स मॉडल इन बोथ फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। फिर लिखेंगे बीजुअल बेरी, सेम लिखेंगे पूरा, यूज सिस्टम मॉडल्स फॉर अर्बन एंड रीजनल एनालिसिस इन यूएस, ठीक है। फिर लिखेंगे हाँ, फिर लिखेंगे फटाफट इयान बर्टन, फिर लिखेंगे जे फॉरेस्टर, फिर पीटर हैगेट, फिर लियोपोल्ड, फिर हर्स्ट, फिर केट, और फिर इसी तरह से मोम्बो क्विंस, और फिर स्टोडार्ड और वॉल्डनबर्ग। तो ठीक है, तो ये एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट हो गया आपका ज्योग्राफर्स एंड थिंकर्स का जो यहाँ पे हमें लिखना था, ठीक है। अब हमें आगे क्या करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जैसे एक लिखा हुआ है यहाँ पे गिव सुटेबल एग्जाम्पल्स, तो हमने एग्जाम्पल थोड़े बहुत बता दिए हैं। फिर लिखेंगे डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ सिस्टम एनालिसिस, तो इम्पोर्टेंस इसकी हम कैसे बताएंगे ज्योग्राफिकल स्टडीज़ में, है ना। तो हम कैसे इसको बताएंगे, तो हम इसको लिखेंगे, पहला आप लिखिए कि एरिया ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है, इसका एरिया क्या है, कहाँ पे हम इसको अप्लाई करेंगे, है ना, तो उसका सिग्निफिकेंस, फिर हेडिंग डालेंगे इम्पोर्टेंस एंड एग्जाम्पल्स, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे बल्कि वो स्टार्ट करते हैं, बाकी ये जो रहेगा वो ये वाला पार्ट जो रहेगा वो एज इट इज़ रहेगा, तो हम पेंसिल से यहाँ पे लिख देते हैं कि यहाँ पे लिख देते हैं सेम रहेगा, ठीक है, सेम लिख देते हैं। तो हमने लिखने पर एग्ज़ाम पे आपको लिखना पड़ेगा, तो बाकी आप प्रीवियस सेशन देख लीजिएगा, है ना। तो हम नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ सिस्टम एनालिसिस इन विथ एग्जाम्पल्स पूछा था, तो पहले तो हमने कंपोनेंट्स में बता दिया था कुछ एग्जाम्पल्स, अब यहाँ पे भी कुछ एग्जाम्पल बता देंगे। तो इन ज्योग्राफी
फिजिकल स्टडीज, जैसा क्वेश्चन बोला था वैसे ही हेडिंग डालेंगे, इधर उधर कोई बात ही नहीं। तो विथ एग्जाम्पल्स अगर लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले एप्लीकेशन एरिया कहाँ है, तो आप चाहे तो ब्लैक से ही लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख देते हैं एरिया ऑफ ज्योग्राफी। देन इम्पोर्टेंस, इसका लिखेंगे इम्पोर्टेंस एंड एग्जाम्पल्स। ठीक है बच्चों, ठीक है एस्पिरेंट्स, तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया। अब हम लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ ज्योग्राफी में, एरिया ऑफ ज्योग्राफी में सबसे पहले लिख लेंगे कि ये यहाँ पे लिखेंगे अर्बन ज्योग्राफी, अर्बन ज्योग्राफी। देखिए मैं एक बार और बता रही हूँ कि आप जब लिखेंगे ना तो आप मार्जिन यहाँ पे खींच लीजिएगा, मार्जिन खींच के लिखिएगा, क्योंकि एक बैलेंस्ड आंसर लिखना होता है तो इसमें वर्ड काउंट होता है, बार बार मैं बताई हूँ आपको प्रीवियस सेशन में, तो अब उसी को आप फॉलो करते जाइएगा। ठीक है, हम तो समझाने के लिए बता रहे हैं, बाकी लिखना ऐसे ही है A4 शीट में ही। ठीक है, हाँ, तो अर्बन ज्योग्राफी हो गई। तो इसमें लिखेंगे सिटीज़ आर, ये इसका है इंपॉर्टेंस एंड एग्जाम्पल्स। सिटीज़ आर viewed as example, सॉरी, आर viewed as कॉम्प्लेक्स होगा यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स। सिटी को कैसे देखा जाता है? viewed as कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स। ठीक है, विथ कंजेस्टेड होता है ना, विथ इंटरलिंक्ड, विथ इंटरलिंक्ड, आप इसका प्रैक्टिकलिटी में जाइएगा तो इंटरलिंक्ड सिस्टम, सब सिस्टम्स, इंटरलिंक्ड सब सिस्टम्स। लाइक देखिए मॉडल थ्योरीज में आपको एग्जाम्पल्स और केस स्टडी जो बहुत ही गवर्नमेंट की मैगजीन्स आती हैं आप उससे इंक्लूड कर सकते हैं, और अदरवाइज आपको क्या करना है कि मैपिंग, अगर फिजिकल पार्ट हम पढ़ेंगे तो उसमें मैपिंग इंडिया का, वर्ल्ड का, केस स्टडी, कॉज एंड इफेक्ट बेसिस और आंसर राइटिंग का फ्लो मेंटेन करना है विथ प्रॉपर वर्ड काउंट एंड बैलेंस्ड आंसर इन ब्यूरोक्रेटिक पर्सपेक्टिव। सो ओके, let us continue. Interlinked subsystems like housing, transport, and इकोनॉमी। यहाँ पे एंड तो लिख दिया हमने पर और भी हो सकते हैं। ठीक है, एक्सेट्रा भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, या फिर एंड काट ही दें तो ज़्यादा अच्छा। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल लिखेंगे जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव में। तो कैसे लिखेंगे एग्जाम्पल? लिखा ना, इंपॉर्टेंस बता दिया हमने, अब एग्जाम्पल लिखेंगे। तो एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे? यहाँ पे कंप्लीट पॉइंट बना दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे जे फॉरेस्टर, जे फॉरेस्टर लिखा था ना हमने यहाँ पे, इसमें जब हम इसका, अच्छा हाँ यहाँ पे लिखा था जे फॉरेस्टर, कहाँ है? ये है। जे फॉरेस्टर ने क्या बताया था? यही तो बताया था इनका। अगर अर्बन ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं तो उन्होंने क्या बताया था जे फॉरेस्टर ने कि अर्बन डायनामिक मॉडल इन्फ्लुएंस्ड अर्बन सिस्टम्स थ्योरी इन ज्योग्राफी। तो बच्चों ज्योग्राफर्स का ना आपका इसी लेक्चर को देखने से ही, लेक्चर्स को आप कंटिन्यूटी मेंटेन करेंगे ना तो आपको यहीं पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, इधर उधर आपको जानना ही नहीं है, इसी प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कंप्लीट ज्योग्राफी। ओके, सो ऑप्शनल के पर्सपेक्टिव में आपको 300 प्लस स्कोर करना है तो इससे क्लियर हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बस इसके में कंटिन्यूटी मेंटेन करिए और शेयर सब्सक्राइब करते जाइए। ठीक है बच्चों, तो इसका अर्बन ज्योग्राफी में आ रहा है तो इसमें जे फॉरेस्टर को हम बताएंगे। तो कैसे बताएंगे? जे फॉरेस्टर की बात अगर हम करते हैं तो देखिए जे फॉरेस्टर। ठीक है बच्चों, क्योंकि थोड़ा लिखने में थोड़ा बोरिंग हो जाता है तो इसको समझाना बहुत ज़रूरी है। अब हम लिखना तो पड़ेगा ही, है ना। आंसर राइटिंग 250 वर्ड्स पर लिखना होता है, एक आंसर 20 क्वेश्चन आते हैं और 3 घंटे में कैसे कंप्लीट करना होता है, तो आपको कंप्लीट करने का तरीका बता रहे हैं। आंसर राइटिंग टफ है थोड़ा, इनिशियली आप लोगों को लेंदी लगेगा, पर बेसिक क्लास से ही हम लेके चल रहे हैं, तो स्टूडेंट्स आप लोग थोड़ा एनसीईआरटी सीरीज़ पहले कंप्लीट करिए फिर इसमें आइएगा। ठीक है, अगर नहीं होता है तो हम इस सीरीज़ में चलाएंगे, पर ये पहले पीवाईक्यू कर लें, आपको इसका इंपॉर्टेंस पता चल जाए कि ये क्या लेवल है ऑप्शनल के पीवाईक्यूज़ का। ठीक है,
तो लेट अस कंटिन्यू जे फॉरेस्टर, ठीक है। हमने यहाँ पे दिखाया था ना आपको जे फॉरेस्टर, आई होप कि दिख रहा होगा आपको वीडियो में। हाँ, तो जे फॉरेस्टर का यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, एक लाइन में लिख देंगे, वही चीज़ लिख देंगे, कुछ भी अलग नहीं है, बस लैंग्वेज थोड़ा चेंज इधर उधर कर देंगे। फॉरेस्टर्स अर्बन डायनामिक्स मॉडल predicted effects of predicted effects of policy decisions in where in urban systems. ओके, क्लियर, ठीक है। अब सेकंड लिखेंगे, और कहाँ इसका यूज़ होता है, हमें ये नहीं भूलना है कि हम इम्पोर्टेंस बता रहे एरिया। सेकंड आप लिख लीजिए एनवायरमेंटल, हमें पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस ओरिएंटेड ही चलना है, ठीक है। तो हमने फर्स्ट आप प्रीवियस वीडियो देखिएगा सिलेबस में, उसमें एनवायरमेंटल ज्योग्राफी है, बायो ज्योग्राफी है, तो जो हो सकता है यहाँ पे जिसमें जिसमें यूज़ हो सकता है तो वो आप यहीं पे कंटिन्यू करते चलिए। एनवायरमेंटल जियोग्राफी, तो हम ज्योग्राफी लिख देते हैं, आप लोग समझ जाएगा, है ना। यहाँ पे हमने, या तो आप ऐसे लाइन खींच लें स्केल से, है ना, उस हिसाब से इसको सेट कर लीजिएगा। प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ओके ओके बच्चों, तो हमने जैसे एनवायरमेंटल ज्योग्राफी लिया ना, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, लिखिए एनालाइज ह्यूमन एनवायरमेंट सिस्टम सच एज लैंड डिग्रेडेशन, क्लाइमेट चेंज और डिजर्टिफिकेशन। एनवायरमेंटल में यही चीज़ें आती हैं, तो हम लिख दें एनालाइजेस ह्यूमन एनवायरमेंट systems such as land degradation, climate change and desertification. So एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे आप, इंटीग्रेटेड watershed management uses system models to understand inputs। एनवायरमेंटल में कैसे इनपुट्स में, फॉर एग्जांपल आप रेन ले लीजिए, रेन प्रोसेस में आप रन ऑफ ले लेंगे, एंड आउटपुट में क्या ले लेंगे, अगर रन ऑफ होगा तो आउटपुट क्या मिलेगा हमको, निगेटिव ही तो मिलेगा। जैसे सॉइल का लॉस हो सकता है ना, और भी चीज़ें हो सकती हैं, ये तो एग्जांपल है। अगर इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट ले रहे हैं ना बच्चों, तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, तो कैसे सिस्टम मॉडल्स इसमें यूज़ करेंगे, तो हम उसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि आप समझने में यूज़ कर सकते हैं किसके, जैसे रेन का अगर कॉन्सेप्ट लेंगे, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट में क्या होगा, जैसे इंटीग्रेटेड बोला है तो इनपुट से आउटपुट तक, तो सिस्टम अगर एक डेवलप किया हुआ है, हमने एक सिस्टम डेवलप किया हुआ है, तो सिस्टम में कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे इनपुट में है रेन हुआ, प्रोसेस में क्या हुआ, रन ऑफ, है ना, रन ऑफ हो गई, और फिर क्या होगा, आउटपुट में क्या आएगा, जैसे सॉइल लॉस होगा, लैंड डिग्रेड होगी, है ना, एक्सेट्रा। चलिए ठीक है, ये भी पॉइंट क्लियर हो गया।
तो कम से कम हमें 4-5 पॉइंट तो बता ही देने हैं। अब ये तो एक आंसर है, तो आप इनमें से कोई भी 3 चूज़ कर लीजिएगा, 3-4 जो भी, इतना तो टाइम नहीं होता एग्ज़ाम में, तो जितने भी याद आए हम सभी को लिखते जा रहे हैं, ठीक है। अब थर्ड अगर हम लिख रहे हैं तो या तो पीछे से लिखते हैं, चलिए नेक्स्ट पेज में आते हैं। तो ये हो गया 2। अब हम थर्ड पेज में आते हैं। थर्ड में आप डालेंगे एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी, फोर्थ में डालेंगे पॉइंट इकोनॉमिक ज्योग्राफी, फिर फिफ्थ में पॉपुलेशन ज्योग्राफी। जहाँ तक कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसकी यहीं पे दिखती है, बाकी आप और भी अगर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, है ना। पर सिविल्स में हमें एक जनरल आंसर लिखना होता है, बहुत ज़्यादा वो ये नहीं डिमांड करते आपसे कि आप बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाए, है ना, क्योंकि इतना हम सोच भी नहीं पाते हैं। पर ट्राई टू फोकस ऑन योर syllabus oriented study, okay. So stick your syllabus, memorize your syllabus, then accordingly answering, okay. Then point थर्ड है, पॉइंट थर्ड में हमने क्या बताया, एग्रीकल्चर। यहाँ पे लिख लीजिए एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी। पहले हम पॉइंट ही नहीं लिखते साहब, फिर इकोनॉमिक बताया था, फिर फटाफट हम पॉपुलेशन। आई होप कि क्वेश्चन अब क्लियर हो गया। अब लिखने में टाइम नहीं लगेगा, जब से समझ जाएंगे तो लिखने में टाइम नहीं लगेगा बच्चों। तो या तो आप ऐसे डैश कर लें या तो आप मार्जिन ले लें, है ना, लाइन खींच लें। तो एग्रीकल्चर में कैसे लिखेंगे, जैसे लिखेंगे सबसे पहले तो यही होता है, फार्मिंग ही याद आती है, तो आप लिखेंगे फार्मिंग इज सीन एज अ सिस्टम्स, सही बात है, विथ इनपुट्स। इनपुट क्या होता है इसमें, जैसे सीड होता है ना, सीड दिया हमने फार्मिंग में, फर्टिलाइजर दिया, प्रोसेस क्या किया इसमें, देने के बाद हमने इसमें प्रोसेस की, जैसे टीलेज की, है ना, और आउटपुट क्या होना चाहिए हमारा, प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, यील्ड होनी चाहिए, तो वही लिख देंगे, सिंपल, खत्म। एग्जाम्पल में आप इसमें वॉन थूनन का एग्जाम्पल दे सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉन थूनन्स मॉडल बताएंगे हम ये क्या होता है, अभी आपको ऐसे ही बस समझ लेना है। इसमें लिखेंगे इतना, वॉन थूनन आप लिखिए इसके आगे, वॉन थूनन्स मॉडल। आई होप कि दिख रहा होगा ना क्लियर, हाँ, लिखेंगे वॉन थूनन्स मॉडल। फिर लिखेंगे आगे सिंप्लीफाइड एग्रीकल्चरल लैंड यूज एज अ स्पेशल सिस्टम, स्पेशल लिखना है, SPATIAL, तो स्पेशल सिस्टम्स ड्रिवन बाय इकोनॉमिक एंड फिजिकल फैक्टर्स, ओके। तो नेक्स्ट में हमें इकोनॉमिक ज्योग्राफी में लिखना है, आप लिखिए यहाँ पे रीजन्स are seen as economic systems with flows of capital, goods and labor। फिर एग्जाम्पल में लिखेंगे इनपुट आउटपुट मॉडल्स शो इंटरडिपेंडेंस ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज इन अ रीजन, तो एक सिस्टम डेवलप हो गया। और पॉपुलेशन में लिखेंगे, जैसे मान लीजिए माइग्रेशन इज ट्रीटेड एज ए डायनामिक सिस्टम, है ना, माइग्रेशन चेंज होता रहता है, तो एक स्टैटिक होता है, एक डायनामिक्स होता है, ऐसे फिजिक्स में भी आप पढ़ते हैं स्टैटिक एंड डायनामिक होता है ना। तो क्योंकि फिजिक्स ऑप्शनल के भी क्लासेस चल रही हैं स्टूडेंट्स, आपको अगर कोई बच्चा इसमें फिजिक्स ऑप्शनल फिजिक्स का देख रहा है और उसको इंटरेस्ट है कि फिजिक्स, तो फिजिक्स ऑप्शनल की भी क्लासेस हमारे फिजिक्स स्कोरर के प्लेटफॉर्म पे चल रही हैं, और ये द जियो फिजिक्स में हमने सिर्फ ज्योग्राफी के लिए रखा है, ठीक है। तो ठीक है, मैं ही पढ़ा रही हूँ। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में क्या हो जाएगा, जैसे हमने अभी बताया। अब पॉपुलेशन ज्योग्राफी में आप कैसे लिखेंगे, जैसे माइग्रेशन को हम डायनामिक ट्रीट करते हैं ना, तो हमने डायनामिक्स पढ़ा भी है, तो डायनामिक मतलब फ्लो होना है ना, फ्लो होते रहना, जैसे माइग्रेशन है तो इज ट्रीटेड एज अ डायनामिक सिस्टम इन्फ्लुएंस्ड बाय पुश पुल फैक्टर्स एंड फीडबैक लूप्स, है ना। तो ये हो गया हमारा पॉपुलेशन में, आप माइग्रेशन का एग्जांपल दे सकते हैं। और फिर आप लिखेंगे कि इसके एग्जांपल चाहिए ना, तो एक लीज माइग्रेशन मॉडल होता है, तो हम इसमें LEE
एस, ठीक है। एस को आप कॉमा दे के लिखेंगे तो ली का माइग्रेशन मॉडल होता है। तो एग्जाम्पल में लिख देंगे यहाँ पे, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, वही देना है हमें, क्वेश्चन में ही पूछा गया है। तो एग्जाम्पल लिखेंगे, लीज माइग्रेशन मॉडल कंसिडर्स ओरिजिन, डेस्टिनेशन एंड इंटरवेनिंग ऑब्स्टेकल्स, ठीक है। तो माइग्रेशन की थ्योरी में हम लीज का यूज़ करेंगे, है ना। अगर हम अभी बता रहे इतना, बाकी और भी है, रेवेंस्टीन है, जिप है, मॉडल है, बहुत सारे मॉडल्स हैं। तो हम स्पेशली हमारा टॉपिक क्या है सब्जेक्ट का, सिलेबस में लिखा हुआ है ना, मॉडल्स, लॉज एंड थ्योरीज, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। तो ठीक है, ये पॉपुलेशन ज्योग्राफी हमारा इतना हो गया, ठीक है। 5 पॉइंट्स हो गए इसके। अब हम नेक्स्ट में चलेंगे, इसका क्रिटिकल सिग्निफिकेंस लिखेंगे। तो आप हेडिंग डालेंगे फिर से इसमें, क्रिटिकल सिग्निफिकेंस। क्वेश्चन किसी भी तरह आ सकता है, तो हमें तैयार रहना है। तो क्रिटिकल सिग्निफिकेंस, क्रिटिकल सिग्निफिकेंस, क्रिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सिस्टम एनालिसिस, ठीक है, सिस्टम एनालिसिस, ठीक है। क्रिटिकल सिग्निफिकेंस हमने लिख दिया। अब हम आगे लिखेंगे कि स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस, उसी तरह जैसे हमने पहले किया था। तो आप चाहे तो उसी को पूरा उठा के यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम फिर से दिखाते हैं, प्रीवियस सेशन आप देखते रहिएगा, है ना। पर एनालिसिस क्रिटिकल सिग्निफिकेंस तो हमने इसी में बताया है ना, सबसे पहले यहीं से शुरुआत हुई थी। तो क्या लिखा था, यही लिखेंगे आप। यहाँ पे हमने हेडिंग डाल दी, अब यहाँ पे यही लिखेंगे, प्रमोट होलिस्टिक एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस। ऐसे को थोड़ा चेंज करके भी लिख सकते हैं, है यही चीज़ लिखने में। क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, लिखे प्रमोट्स होलिस्टिक एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेशल फिनोमिना, ऐसा भी लिख सकते हैं। और लिमिटेशन में लिखेंगे, में ओवर सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। सेकेंड में लिखेंगे एनहांस प्रेडिक्टिव मॉडलिंग फॉर प्लानिंग, ओके। तो हमें सब नहीं लिखना है, सब हमने नहीं लिखना है, बस जो बता रही हूँ उसको एक फ्लो मेंटेन रखना है, नहीं तो एग्जामिनर को लगेगा सब भर दिया है आंसर कंप्लीट करने में। तो फिर लिखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि डिफिकल्ट टू मेजर सब्जेक्टिव इनपुट्स लाइक कल्चर और परसेप्शन। फिर यहाँ पे लिखेंगे, इसमें तीसरा पॉइंट, 3 ही पॉइंट्स लिख देना। तो यहाँ पे लिखेंगे इट एनकरेजेस इंटरडिसिप्लिनरी एंड साइंटिफिक थिंकिंग, जबकि इसमें लिख देंगे ऑफन क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग टेक्नोक्रेटिक एंड वैल्यू न्यूट्रल, ठीक है। क्या लिखेंगे, ऑफन क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग टेक्नोक्रेटिक एंड वैल्यू न्यूट्रल। तो आप, ठीक है, हम लिख नहीं रहे हैं, हमने बोल दिया है। आप चाहे तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, है ना। ठीक है, तो हमने क्रिटिकल सिग्निफिकेंस इसका बता दिया। अब हम नेक्स्ट, अब इसके बाद क्या आएगा, कंक्लूजन में आएंगे। तो कंक्लूजन हम क्या दे सकते हैं, यहाँ पे लिखिए आप, कंक्लूजन में लिखिए लिखेंगे, सिस्टम एनालिसिस हैज बिकम इंडिस्पेंसिबल, फिर अंडरलाइन करेंगे या बुलेट उसमें लिख लेंगे, अगर टाइप कर रहे हो तो या ब्लैक से लिख लेंगे। तो in modern geographical studies offering a structured analytical and integrative framework to study diverse processes from urbanization to environmental degradation, then full stop करेंगे, फिर लिखेंगे its application has enhanced planning, then prediction, कॉमा करके, and sustainable decision making, then full stop करेंगे, फिर लिखेंगे making it a cornerstone of contemporary spatial, SPATIAL, स्पेशियल साइंस। तो ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है ना। ओके, है ना। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, पर इसको हम नेक्स्ट सेशन में करते चलेंगे। आई होप कि यहाँ पे सिस्टम एनालिसिस आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट में आएंगे, उसमें और भी मॉडल्स और थ्योरीज हैं। आप सिलेबस को देखिएगा, नहीं तो हम नेक्स्ट सेशन में सिलेबस दिखाते चलेंगे। सिलेबस का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है। अब जो नेक्स्ट पार्ट था उसमें लिखा हुआ है कि सिलेबस में वैसे लिखा हुआ है, आप देखिएगा कि माल्थूसियन मार्क्सियन, फर्स्ट लेक्चर देखिएगा जिसमें हमने सिलेबस डिस्कस किया था, उसमें लिखा है माल्थूसियन, मार्क्सियन एंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल्स। तो बेसिकली ये पॉपुलेशन ज्योग्राफी के मॉडल्स हैं। तो हम उसके आंसर राइटिंग करवाएंगे और इसमें डायग्राम्स भी ड्रॉ करेंगे और इसको समझने का भी प्रयास करेंगे, ठीक है, लिख के करेंगे। तो ये PYQ सीरीज है, इससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे हम अब नेक्स्ट में ही डिस्कस करेंगे। पर हम एक क्वेश्चन बता के आपको थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं इस सेशन को। जैसे बोला था कि 2012 में पूछा गया था आपसे 30 मार्क्स का क्वेश्चन बच्चों। तो था कि इवेल्युएट द
वेरियस मॉडल्स ऑन पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन अर्बन सेंटर्स। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे करेंगे? जब तक आपको पॉपुलेशन ज्योग्राफी क्लियर नहीं होगी, उसका बेसिक नहीं क्लियर होगा, तो बेसिक के लिए आप एनसीईआरटी रीड करिए, नहीं कर पाएंगे तो हम रीड कराएंगे, सेशन लेंगे, पर इसका पहले पीवाईक्यू कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट सेशन में प्रोसीड करेंगे। थैंक यू।